देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ के फाइनल। देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, उसको बोलते हैं चेंज। ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये देखो, this is a way we can write down the work energy theorem, isn't it? Yes. Student, screen clear है? Yes. ठीक है, सो इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम तो मैंने बता दिया। इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी तो दिख रहा है हमको कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहा गया है, और कल हमने इसको प्रूफ भी किया था। प्रूफ किया मतलब ये राइट है एक तरीके से, लेकिन इसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं दिख रही है, पोटेंशियल एनर्जी का वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आज थोड़ा मैं आपको बता दूं इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं आया, कैसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। सी, तो ये फॉर्मूला आपके सामने है। अब देखो हम लोग एक केस लेते हैं, ध्यान से देखो। सपोज मैं क्या अज्यूम करता हूं कि ये जो बॉडी है ना, उस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लगेगा, फोर्स ही वर्क करता है ना, वर्क विल बी डन बाय द फोर्स ना। तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम में देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो वर्क लिखा हुआ है, वर्क कौन करता है, फोर्स ही करता है ना। तो फोर्स तो डेफिनेटली होगा। सपोज जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है ना वो कंजर्वेटिव है, खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। मैंने कल शायद आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंस में ही पोटेंशियल एनर्जी आती है, ऐसा कुछ बताया था। Yes. देखो इफ फोर्स इज इक्वल टू कंजर्वेटिव, मतलब बॉडी पे ना खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अभी देखो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखो, सी केयरफुली। ये देखो सपोज ये एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, और फिलहाल ये देखो जिस पॉइंट पे खड़ी है ना वो इनिशियल पॉइंट है इसका। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने इस बॉडी को ऐसे थ्रो किया ऊपर विथ अ वेलोसिटी u वेलोसिटी से थ्रो किया। अब आपको मालूम है जब ये बॉडी ऊपर जाती है, ये काफी सिंपल केस है, जब बॉडी ऊपर जाती है इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है mg। देखो ये mg फोर्स जो है ग्रेविटी फोर्स है, आई थिंक आपको याद है ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है। देखो बॉडी पे ये कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ऐसे करते इस फोर्स की वजह से अल्टीमेटली यहाँ पे ऊपर पहुंचती है जब बॉडी, ये बॉडी का देखो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन पे बॉडी जाके स्टॉप हो जाती है, याद है? यस। ठीक है, तो ये जो पूरा सिचुएशन है ना, इस पे ये जो पूरा सिचुएशन आपको दिख रहा है, इसमें मुझे ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये जो वर्क डन है, पहले हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क इज डन बाय, वर्क किसने किया यहाँ पे, ग्रेविटी ने किया। यहाँ पे देखो लिख रहा हूं मैं, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। अब देखो सपोज ये जो बॉडी है ना h मीटर ऊपर चली गई, ये ऊपर h मीटर गई है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको याद होगा माइनस mgh होता है, समझता क्या? Yes. यस माइनस mg। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी एक्चुअली में इतना था, माइनस mg इंटू h। लेकिन एक काम करते हैं, यहां पर अज्यूम करो कि बॉडी के ऊपर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स ही लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है, मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं है और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटी फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो कहना से ये जो आपने फाइंड आउट किया है, इज इट दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ना? Yes. यस। जो आपने वर्क डन फाइंड किया इट्स अ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये टोटल वर्क डन भी है क्योंकि ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। मतलब ये जो फोर्स आपने फाइंड किया, ये जो वर्क डन फाइंड किया, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है और ये टोटल वर्क डन भी है, दिस इज आल्सो टोटल वर्क डन। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल Change in kinetic energy. माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिख रहा है? हाँ, अब देखो अभी देखो दोनों साइड ये जो इक्वेशन बनी है ना, ध्यान से, ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही मैंने लगाया है बेसिकली। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में नेगेटिव साइन दे देता हूं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इसी को, यहाँ पे अगर आप माइनस दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -1 से, इधर उल्टा हो जाएगा, ये आई थिंक ऐसा हो जाएगा कि Initial minus Initial final. Initial minus final. फाइनल।
अब ये माइनस मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, बताता हूँ क्यों। अब देखो एक बात बताओ, ये जो आपने जो सिचुएशन लिया है ये वाली, इसमें जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाता है, बॉडी का वेलोसिटी कम होते जाता है और ऊपर वाली पॉइंट पे आके बॉडी स्टॉप हो जाता है। तो डू यू फील अगर स्टॉप हो गया मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई ना फाइनली? Yes. Yes. वेलोसिटी Yes. जीरो हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो मतलब ये जो पूरा पाथ है ना, इसमें क्लियरली कोई भी समझ सकता है कि इस पाथ में ना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है ना, बॉडी लूजेस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। Kinetic Kinetic. energy. लेकिन ये जो काइनेटिक लॉस होती है, ये परमानेंट लॉस नहीं होता है। मैंने कल भी बताया था, ये जो लॉस ऑफ काइनेटिक होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में जाके स्टोर हो जाती है ना, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Yes. तो यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत यूनिवर्सल पॉइंट है इस सिचुएशन में, मतलब बच्चों को स्कूल लेवल से मालूम होती है। जब भी बॉडी ऊपर फेंकी जाती है तो बॉडी का जो काइनेटिक है वो पोटेंशियल में जाके स्टोर हो जाता है, और जब बॉडी नीचे आती है तो रिवर्स होता है। जब बॉडी नीचे आती है तो पोटेंशियल लॉस होती है और कन्वर्ट होती है काइनेटिक। Kinetic gain होता ये Kinetic कोई gain होता डिफिकल्ट स्टेटमेंट नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। है। Yes. तो देखो यहाँ पर अभी देखो, अभी हम लोग आ जाते हैं इस पे। ये क्या है, के इनिशियल माइनस के फाइनल लिखा है ना आपने, ये पता है एक्चुअली क्या है? Yes. इट्स अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितना काइनेटिक लॉस हुआ ये वही है, के इनिशियल में से इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग के फाइनल, दिख रहा है ये आपको देगा लॉस ऑफ काइनेटिक। और लॉस ऑफ काइनेटिक किसकी इक्वल होता है? गेन ऑफ पोटेंशियल। Gain of potential Gain of energy. potential. तो ये ध्यान से देखो, ये जो राइट हैंड साइड है ना इस इक्वेशन का, ये वाला, ये लॉस इन काइनेटिक है, और इट विल बी सिंपली इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, इट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ना, गेन। Yes. हाँ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस। Initial. तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो, इसको गेन लिख सकते हो, चेंज भी लिख सकते हो। तो देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो ये एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम तो नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन ये भी देखो वर्क और एनर्जी को कनेक्ट करने वाला थ्योरम है। ये थ्योरम बताता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो बॉडी में तभी आती है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं। ये क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना। Yes. Yes. अगर Yes. अज्यूम करो, सपोज अज्यूम करो कि बॉडी पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटी लग ही नहीं रहा है, ग्रेविटी या जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है कोई नहीं लग रहा है बॉडी पे, तो ये जो W कंजर्वेटिव है वो जीरो हो जाएगा ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं होगा। Yes. ये जीरो हो गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी ना। Zero. Zero. मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई कुछ भी नहीं आएगा, नहीं पोटेंशियल एनर्जी का होगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। फिर मैंने कल बताया था Yes. एक बार कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड होती है। सर ये वाला समझा सर, के इनिशियल माइनस के फिर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुआ? अच्छा देखो, सिंपल है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। देखो, जब ये बॉडी आपने अपने हाथ से ऐसे ऊपर थ्रो किया ना, स्टार्टिंग में जब ये बॉडी है ना, इसका जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, जिस एनर्जी से आपने इसको थ्रो किया, सपोज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स की है, हाँ, और जब ये ऊपर पहुंचा, ऊपर जाके ये बॉडी स्टॉप हो गई मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया। Yes. देखो स्टार्टिंग में ये देखो, सपोज इसका काइनेटिक एनर्जी 100 था, ऊपर जीरो हो गया, तो मैं इसमें पूछूं आपको इनिशियल माइनस फाइनल करके देखो, इनिशियल माइनस फाइनल कितना आएगा? 100. 100. अच्छा मैं पूछूं लॉस कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी? अगर लॉस हुआ कि गेन हुआ, पहले 100 वो जूल. 100 जूल. लॉस हुआ कि गेन हुआ काइनेटिक एनर्जी का? लॉस हुआ. कितना लॉस हुआ? 100 जूल. 100. तो ये 100 एनर्जी कहाँ गई? एकदम परमानेंटली लॉस हो गई, डिसअपियर हो गई, कुछ कहाँ गई? 100 ये Potential energy. Potential Potential energy energy में convert हुई. हुई. कन्वर्ट हो गई। तो गेन इन पोटेंशियल कितना हुआ? हाउ मच इज गेन इन पोटेंशियल? 100 joule. 100 जूल. मतलब आप खुद बोल रहे हो जितना लॉस इन काइनेटिक है उतना गेन इन पोटेंशियल है, दोनों 100 है ना। तो Yes. वही तो लिखा है, ये देखो, ये लॉस इन काइनेटिक है, काइनेटिक इनिशियल माइनस काइनेटिक फाइनल विल गिव यू ओवरऑल लॉस ऑफ काइनेटिक। जो काइनेटिक का लॉस है वही पोटेंशियल एनर्जी का गेन है ना। Yes, समझा. Yes.
ये देखो मैंने एक डेली लाइफ के एग्जांपल से किया है, क्योंकि ये एग्जांपल सबको मालूम है, जब चीज को ऊपर फेंका जाता है तो वो चीज ऊपर जाके स्टॉप हो जाती है, ये सबको मालूम है। तो इस एग्जांपल से किया। नॉर्मली आपकी टेक्स्ट बुक्स में या किसी भी बुक में आप देखोगे ना, ये फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन होती है, ये वाली फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आई कहाँ से, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लेके समझाया। तो देखो एक फॉर्मूला बन रही है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा समझो, एक दो स्टेप और आगे बाकी है, वो करने के बाद आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इसके बारे में। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? Yes. Yes. कितने का है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर कभी भी निकालना हो कि पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है, उसकी फॉर्मूला है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके बाद मैंने जैसे बताया एक दो स्टेप और है, वो मैं आपको बता दूं। तब तक आप क्या करो, अगर कुछ नोट करना तो पहले नोट कर लो ये चीज। डन सर। नो नो। जब तक ये एंड होगा ना, टॉपिक अभी Potential एंड energy नहीं का हुआ है, formula जब ये क्या है? एंड होगा ना आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि पोटेंशियल, काइनेटिक और ये सब वर्क डन, ये सब क्या होते हैं। ठीक है? फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये स्टिल पेंडिंग। ठीक है, अच्छा Yes. हो गया यहाँ तक सबका? Yes, sir. यस सर। सर पोटेंशियल देखो- एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी। हाँ वही मैं अभी करा रहा हूँ, अभी करता हूँ उसके ऊपर। देखो अभी यस। यहाँ पे देखो, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया ना, ये जो हमने एग्जाम्पल अभी लिया, उसमें जो कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहा हूँ वो ग्रेविटी फोर्स था ना। तो ये देखो यहाँ पे आपने लिखा ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, याद है? तो यस। ये आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये देखो लिखा ना आपने, जो यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये जो वर्क डन है बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो यही है, देखो वर्क डन माइनस mgh है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव यही है, माइनस mgh है, और ये जो बाहर और एक माइनस साइन है वो भी लगा दो, तो आई थिंक प्लस mgh हो जाएगा। नहीं, Plus. Yes. ये प्लस mgh क्या है पता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये देखो दिख रहा है? यस। आपको स्कूल लेवल से एक फॉर्मूला मालूम है ना कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, सुना होगा? यस। सर में तो अलग पढ़ा था। हाँ वो मैं Potential समझा दूं ना। देखो देखो अभी हमने क्या फॉर्मूला बनाया, हमने ये फॉर्मूला बनाया कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू प्लस mgh। यहां तक समझा था आपने? यस। यस। एक बार देख लो पहले, ये देखो पूरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस mgh, और एक और माइनस साइन आपको बाहर लगानी है, इट विल बिकम प्लस mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है? प्लस mgh आ रहा है। मतलब चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये जो राइज इन पोटेंशियल है वो mgh है, समझा यहां तक? यस। हाँ, तो देखो एक्चुअली में मतलब क्या होता है रियलिटी में, जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो ना, ये देखो डायग्राम देखो, ये सपोज अर्थ है। खाली क्या होता है फिजिक्स में ना, आप कुछ स्टूडेंट, एक मिनट खाली सुन लो, फिजिक्स में कुछ स्टूडेंट ऐसा डरते हैं कि सर कितनी सारी फॉर्मुलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ऐसा है ना तो आप, मैं एक सजेशन दूंगा, आप उस चक्कर में पढ़ो ही नहीं, तो सोचो ही नहीं कि इतनी सारी फॉर्मुलाज है, मुझे ये सब याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना मेन काम क्या करो, खाली सोचो कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे को समझ के आगे निकलना है, बस कॉन्सेप्ट समझा, बस खत्म हो गया, बाकी अपने आप मैं देख लूंगा। ये मेंटालिटी के साथ बैठो। मतलब अब आपको लग रहा है यहाँ पे कितनी सारी फॉर्मुलाज हैं, एक वर्क एनर्जी थियरम है, ठीक है, फोर्स वेरिएबल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप क्या करो, खाली आइडिया समझने पे फोकस करो। वो एग्जाम में हो पाएगा कि नहीं वो फिलहाल मत सोचो, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वो इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी, अगर कॉन्सेप्ट समझ गया ना, आपको मेन आइडिया पीछे की समझ गई, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मेन आइडिया समझ लो पहले, ठीक है? तो देखो मैं ये जो फॉर्मूला बनी है ना आपकी ये वाले, इसका थोड़ा मतलब समझा देता हूँ। देखो जब अर्थ से आप किसी चीज को ऐसे ऊपर फेंकते हो, ठीक है, और वो h हाइट तक जाती है, याद है? तो स्कूल लेवल में आपको सिखाया गया है कि जब ये ऊपर जाती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ऊपर वाली पॉइंट पे जब पहुंचती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ऐसा बताया गया है। और जब वो बॉडी नीचे होती है, ग्राउंड पे जब बॉडी होती है, तो उसका पोटेंशियल कितना लेते हो जब ग्राउंड पे होती है? तो जीरो। Zero. ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में रॉन्ग कंसेप्ट है। रियल कंसेप्ट क्या है कि जब बॉडी ग्राउंड पे होती है ना, तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी हमको मालूम ही नहीं होता है। वी डोंट नो हाउ पोटेंशियल इट इज हैविंग। पोटेंशियल एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्या पोटेंशियल है उसके पास, वी एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया। लेकिन हमको ये मालूम है कि जब ऊपर फेंका जाता है और बॉडी h मीटर ऊपर जाती है, तो उसकी जो पोटेंशियल इंक्रीज होती है, इंक्रीज mgh है। देखो
फॉर्मूला क्या बनी है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है कि जो इंक्रीज है वो mgh है। इंक्रीज। हमारे जो मैथमेटिकली हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया कि इंक्रीज है वो mgh है। तो देखो एग्जाम्पल देता हूं, अगर ग्राउंड पे आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानोगे ना, ग्राउंड पे जीरो है, ये आपका अजम्पशन है। ग्राउंड पे जीरो लोगे तो ऊपर वाले पॉइंट पे mgh हो जाएगी। देखो जीरो से mgh हो गई, मतलब इट इंक्रीजेस बाय mgh ना। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो नहीं अज्यूम करूं, ग्राउंड पे जीरो नहीं अज्यूम करूं, अगर मैं अज्यूम करूं कि ग्राउंड पे mgh है, ग्राउंड पे कितनी है mgh, एमजी। ऊपर आने पे इसकी पोटेंशियल 2 mgh हो जाएगी। Yes. यस। प्राइस कितना होना चाहिए, इंक्रीज कितनी होनी चाहिए mgh। MGH. फिजिक्स में ना एक रूल है, मैं बता देता हूँ, ये आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। फिजिक्स में एक रूल होता है कि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलती है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, हमेशा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल आपको मिलती है। ये देखो ये वाली, इसकी फॉर्मूला ये है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें अभी देखो, अगर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको अगर आप जीरो ले लोगे बाय योर चॉइस, या फाइनल जो पोटेंशियल है उसको जीरो ले लोगे बाय योर चॉइस, अगर इन दोनों में से देखो, ये दोनों देखो, इन दोनों में से आप एक को जीरो लोगे ना, तभी दूसरी वाली कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी फिजिक्स में कोई मेथड नहीं है सीधा पोटेंशियल निकालने का, चेंज इन पोटेंशियल की फॉर्मूला है, पोटेंशियल की नहीं है। इन दोनों में से एक को जीरो लोगे तभी आपको दूसरी मिलेगी, नहीं Yes. समझा? सर अगर अपन वो जो ग्राउंड में जो तो पोटेंशियल लिसन, एनर्जी जीरो जो है ना, जीरो हमारी चॉइस होती है, तो हम लोग ग्राउंड पे जीरो लेते हैं तभी ऊपर जाके mgh हो जाती है। अगर तुम ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को mgh लोगे तो ऊपर 2 mgh हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पे जीरो लेनी होती है, वो हमारी चॉइस होती है, तो कहाँ पे जीरो लेना है, ठीक है। और एक पॉइंट पे जीरो लोगे तभी तुमको दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की मिलेगी। एक पॉइंट पे जीरो नहीं लोगे तो दूसरे पॉइंट पे नहीं मिलेगी तुमको, समझ रहे? Yes. देखो एक एनालॉगस एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिमिलर एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी एज हम लोग अज्यूम करते हैं कि जीरो होती है। अब आप बोलेंगे सर अज्यूम थोड़ी करते हैं, वो तो जीरो होती है ना उसकी। नहीं, ये जीरो नंबर हमने दिया है। देखो अगर एक बच्चा पैदा हुआ ना, ठीक है, तो उसकी एज जीरो कंसिडर की जाती है कि उसकी एज जीरो है, ये हमारे अजम्पशंस है। तो इसलिए बच्चा जब 20 साल का हो जाता है तो उसकी एज 20 हो जाती है। अगर हम लोग ऐसा एक रूल बनाए कि बच्चा जब पैदा हुआ उसकी एज जीरो नहीं है, उसकी एज 1 ईयर है, ऐसे अजम्पशन ले लें कि जब बच्चा पैदा हुआ उसकी एज 1 ईयर है, तो पता है 20 साल के बाद उसकी एज 21 होगी। 21 years. 21. वो भी राइट है, ऐसा नहीं है, फिजिक्स वाले बोलेंगे वो भी राइट है, वो तुम्हारी चॉइस है, तुमने पहले उसको जीरो लिया ना, वो तो हमारी चॉइस है। Yes. बच्चे के ऊपर थोड़ी लिखा होता है कि वो जीरो एज का है, वो तो हम लोग बोलते हैं वो जीरो एज का है क्योंकि अभी अभी उसकी स्टार्टिंग हुई है बच्चे की। तो Yes. तुम स्टार्टिंग में जीरो लोगे तो कहीं और किसी पॉइंट पे तुमको एज मिल जाएगी। तुम अगर स्टार्टिंग में जीरो नहीं लोगे, कुछ और लोगे, तो दूसरी पॉइंट पे भी उसकी एज दूसरी आएगी। Increase तो same ऐसे ही होगा. पोटेंशियल का है, एक जगह पे जीरो लेंगे तभी दूसरी जगह पे मिलती है। अब क्लियर है ये? Yes. Yes. तो याद रखो, एक फॉर्मूला हमने बनाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये वाली। Yes. वेरी क्लियर? Yes. ठीक है, तो स्टूडेंट अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये देखो, अब हमने पहला, अगर आपको याद है, मैंने एक केस ये लिया था कि खाली बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे थे, याद है? Yes. मैंने केस जो अभी तक पूरा स्टडी किया है, क्या किया कि बॉडी पे खाली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे थे। Conservative. लेकिन देखो अभी अज्यूम करते हैं, ध्यान से देखो, लेट्स अज्यूम कि बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लग रहे हैं, ये देखो, और बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लग रहे हैं, दोनों लग रहे हैं। ये देखो, ये कंजर्वेटिव लिखा है और ये नॉन कंजर्वेटिव लिखा है मैंने, दोनों लग रहे हैं बॉडी पे। तो एक बात बताओ, बॉडी पे दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव यूजुअली फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इज यूजुअली नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस भी अपना वर्क करेंगे और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे वो भी अपना वर्क करेगा। इन दोनों वर्क्स को देखो, इधर प्लस कर दिया। कैन आई गेट अ टोटल वर्क डन बाय दिस फॉर्मूला ना? Yes. 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 ये देखो, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ ये बोलता है कि टोटल वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना। Yes. देखो ये है ना टोटल वर्क डन, इसको लिखेंगे ऐसा, देखो, के फाइनल
माइनस के ई इनिशियल। ये देखो, ये अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब देखो यहां पर है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसको मैं WC लिख देता हूं, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसको मैं WN लिख देता हूं। ठीक है, सिंबल। अब WC को आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, ये देखो के फाइनल माइनस के इनिशियल, और इसको कंजर्वेटिव फोर्स को इधर शिफ्ट करो, माइनस W बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये कुछ याद है क्या, ये क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? MGH। Change in potential energy. MGH तो एग्जाम्पल में था, हमेशा MGH नहीं होगा, वो तो एग्जाम्पल जो हमने किया था। Change in potential energy. चेंज इन ये पोटेंशियल। होता है। तो ये जो है ना माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसको मैं लिख सकता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना, मतलब PE फाइनल माइनस PE इनिशियल, ये देखो, और प्लस ये KE फाइनल माइनस KE इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब देखो इसमें एक काम करो, ये KE फाइनल प्लस PE फाइनल दिख रहा है, दोनों साथ में रख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक और पोटेंशियल को जब आप प्लस करते हो ना, ये देखो काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक और पोटेंशियल की जो सम होता है ना, दोनों को ऐड करो, उसको टोटल एनर्जी बोलते हैं। टोटल एनर्जी किसको बोलते हैं? काइनेटिक और पोटेंशियल के एडिशन को। ठीक है, देखो जब बॉडी मूव करती है ना, तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और बॉडी के पास पोटेंशियल भी होती है। काइनेटिक और पोटेंशियल एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। सुनो जो मैं ध्यान से बोल रहा हूं, जो बॉडी मूव करती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल भी होती है। पोटेंशियल और काइनेटिक एक दूसरे में कन्वर्टेबल है ना, तो लेट देम कन्वर्ट होने दो। काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होता है ना, बॉडी का काइनेटिक और बॉडी का जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे, उसका जो सम होता है उसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। ये देखो ये ना काइनेटिक फाइनल और ये है पोटेंशियल फाइनल, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी फाइनल लिखा है। अभी देखो माइनस के इनिशियल और यहाँ पे माइनस PE इनिशियल दिख रहा है। Yes. इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, ये देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ जाएगा, विच इज टोटल एनर्जी इनिशियल। इनिशियल। तो देखो अब ये फॉर्मूला हमने मैथमेटिकली बनाई है, देखो ये वाली ये फॉर्मूला हमने मैथमेटिकली बनाई, लेकिन ये भी आपको कुछ बता रही है फॉर्मूला, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको बता रही है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या करते हैं। ये फॉर्मूला आपको बता रही है कि जब भी बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो वो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन इज डूइंग वर्क। ये जो वर्क है ना, उसकी वजह से ओवरऑल टोटल एनर्जी बॉडी की चेंज होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से कौन सी एनर्जी चेंज होती है बॉडी की? टोटल। ये क्या है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इट्स इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। देखो इसका मतलब जब भी बॉडी के ऊपर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन वगैरह, वो बॉडी का टोटल एनर्जी को चेंज कर देगा। टोटल किसको बोलते हैं? काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, आपको मैंने कल भी बताया था, फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करता है, याद है? बॉडी सपोज आगे जाती है तो फ्रिक्शन पीछे लगता है ना उसके, Yes. फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, वो एंगल 180 डिग्री की बनती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फ्रिक्शन के लिए। तो यूजुअली क्या होता है, ये जो वर्क डन है ना बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यूजुअली ये वर्क नेगेटिव में ही आएगा, ये वर्क। तो एक बार बताओ, अगर ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो नेगेटिव में आएगा, है ना, ये देखो, तो मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल भी नेगेटिव में आ रहा है। ये जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन नेगेटिव में आ रही है। आपको मालूम है, अगर सब्ट्रैक्शन ये नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब है T फाइनल इज बिगर और T इनिशियल इज बिगर। Initial figure. इनिशियल इज बिगर। इनिशियल इज बिगर ना, अगर ये सब्ट्रैक्शन नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब है कि T फाइनल छोटा है कंपेयर टू T इनिशियल। इसका मतलब है लॉस इन टोटल एनर्जी हुआ कि गेन इन टोटल एनर्जी हुआ? Loss. Loss. लॉस हुआ, क्योंकि फाइनल टोटल एनर्जी कम है कंपेयर टू इनिशियल। क्या होता है, एक सिंपल बताओ, जब बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लगता है ना, वो बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको ओवरऑल लॉस करवा देते हैं। लॉस, बॉडी रियली अपना काइनेटिक या पोटेंशियल लॉस कर देता है। अगर लॉस हो गया तो टोटल एनर्जी कम होने लगेगी बॉडी की, इसलिए टोटल फाइनल कम होती है और टोटल इनिशियल क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, लॉस करवाते हैं एनर्जी को। ठीक है,
बस एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट सुन लो। सपोज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है, इसके बाद मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं कि सपोज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट, है ही नहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एनसी मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट, मतलब बॉडी पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है बॉडी पे, फ्रिक्शन नहीं है मतलब, ठीक है, फ्रिक्शन इज जीरो। एक बात बता, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ही नहीं है तो हाउ मच विल बी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? जीरो। Zero. जीरो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन क्या जीरो होगा ना। अभी अभी मैंने आपको बताया कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये था टीई फाइनल माइनस टीई इनिशियल था ना, Yes. इट इज इक्वल टू जीरो। ये देखो मतलब थोड़ा दोनों समझो इसको, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, टीई फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, टीई, T initial. Initial. इसका मतलब पता है देखो क्या हुआ कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट, इसका मतलब खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस फिर प्रेजेंट होंगे बॉडी पे, अगर होंगे तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ही होंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंस में ये देखो क्या प्रूफ हो रहा है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जितना टोटल एनर्जी इनिशियल है उतना ही टोटल एनर्जी फाइनल है। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। किसके प्रेजेंस में, अगर कौन से फोर्सेस प्रेजेंट हैं तो? Conservative. नॉन नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? एब्सेंट। Absent. Absent. देखो नॉन कंजर्वेटिव एब्सेंट है मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कंजर्वेटिव वाले प्रेजेंट होना भले, Yes. उसमें क्या। Yes. तो एक चीज सुन लो, कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंस में बॉडी की टोटल एनर्जी जो है, टोटल किसको बोलते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को बोलते हैं, वो क्या रहती है, कांस्टेंट। Yes. कांस्टेंट। इसलिए इनका नाम कंजर्वेटिव फोर्सेस रखा गया है। मतलब जब कंजर्वेटिव फोर्सेस बॉडी पे लगते हैं तो बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, ऐसा बोल सकता हूँ ना। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब मैकेनिक्स में इसको ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख देता हूं, देखो यहाँ पे, इन एब्सेंस ऑफ, या सॉरी चलो चेंज कर देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पे ध्यान से देखो, इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस द टोटल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। Constant. बाकी नॉन कंजर्वेटिव आ गए तो फिर टोटल एनर्जी चेंज हो सकती है। समझा ये पूरा डिस्कशन, काफी लेंथी Yes. डिस्कशन, ठीक है। तो देखो आपको तीन तीन फॉर्मुलाज हमने बनाई है, एक है आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला, एक है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला, एक है चेंज इन टोटल एनर्जी की फॉर्मूला, तीनों की फॉर्मुलाज हैं। कितना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक, बोलो। Change in potential. चेंज इन काइनेटिक इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, total work done. Negative वर्क डन टोटल। टोटल वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या है, Minus माइनस W माइनस ऑफ वर्क डन बाय ओनली कंजर्वेटिव माइनस फोर्सेस। ओनली Yes. कंजर्वेटिव फोर्सेस। conservative force. मतलब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड होती है, अगर कंजर्वेटिव Yes. फोर्सेस ही नहीं है तो पोटेंशियल Yes. नहीं आती है। यस। ओके, और वर्क डन बाय ये चेंज इन टोटल एनर्जी कितनी होती है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव बाय नॉन फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकली मैंने प्रूफ किया ना, आप ये स्टेप्स मैथमेटिकली लिख लो, जो भी मैथमेटिकल स्टेप्स है इसको आप एक बार रीड कर लेना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी इसको कैसे करना है, ठीक है। यस सर। समझा, पूरा लिख लिया मैथमेटिकल स्टेप्स सारे। यस सर। Yes. Yes. तो इसके साथ ना आपका वर्क टॉपिक कंप्लीट हुआ, वर्क एनर्जी जो भी ये टॉपिक था वो खत्म हुआ। इसके ऊपर नो डाउट हमको न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, एक्चुअली वी मस्ट डू न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो मैं कराऊंगा। एक या दो क्वेश्चन मैं अभी करा देता हूँ, बाकी थोड़े और डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग अभी इस टॉपिक पे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है। शैल वी बिगिन? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो। लुक एट दिस, ये डायग्राम आप बनाओ मेरे साथ। ये तो इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पे,
इसमें ये जब इंक्लाइन प्लेन है, इट इज अ रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ है। यहाँ पे म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू है 0.2। स्टूडेंट ये डायग्राम बना लो पहले, और जो नंबर्स लिखे हुए हैं लिख लो वो सब। डायग्राम बना? Yes. हाँ, अभी क्वेश्चन लिखो इसमें। देखो, a body of 2 kilogram, a body of 2 kilogram is projected, a body of 2 kilogram mass, it is projected from the bottom of the inclined plane, from the bottom of inclined plane, having theta is equal to 30 degree, having theta is equal to 30 degree। ये थीटा ना वो 30 डिग्री है, देखा? फुल स्टॉप। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, find the maximum height reached by the body, find the maximum height reached by the body on inclined plane, find the maximum height reached by the body, find the maximum height reached by the body on inclined plane, full stop। ठीक है स्टूडेंट, देख लिया सबने? Yes. हाँ, अब लुक एट द स्क्रीन। देखो, ये बॉडी को हमने यहां से ऐसे थ्रो किया है। आपको क्या लगता है? ऐसे इमेजिन करो कि आपके सामने ऐसा हुआ है, जैसे से बॉडी ऊपर जाएगी, देखो ये इंक्लाइन प्लेन जो है ना वो रफ है, फ्रिक्शन भी लगेगा क्या जैसे बॉडी ऊपर जाएगी? लगेगा। Yes. Yes. इसलिए मैंने म्यू दिया है। अब देखो, मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये म्यू स्टैटिक है कि म्यू काइनेटिक है। अगर गिवन नहीं है, अगर ये गिवन ही नहीं है कि म्यू स्टैटिक है कि काइनेटिक है, इसका मतलब होता है ये आपको सिलेक्ट करना है ये स्टैटिक है कि काइनेटिक है। मतलब यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा होना चाहिए, ठीक है? वो हम लोग डिसाइड करेंगे। देखो, अभी ये ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है फ्रिक्शन भी लगेगा, और जब बॉडी ऊपर जाएगी ग्रेविटी भी नीचे खींचेगी क्या बॉडी को? Yes. तो ग्रेविटी की वजह से और फ्रिक्शन भी है उसके ऊपर, फ्रिक्शन की वजह से और ग्रेविटी की वजह से अल्टीमेटली बॉडी कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगी ना ऊपर। Yes. लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे जाके स्टॉप हो गई। कितने हाइट पे? देखो h हाइट पे, ठीक है? तो ये हमको h को कैलकुलेट करना है, h वी हैव टू कैलकुलेट। ये देखो ऐसे डायग्राम में चाहिए तो आप h बना लो ऐसे, ठीक है? ठीक है, तो क्वेश्चन समझा? ठीक है, अब देखो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, मैं सेपरेटली डायग्राम बना रहा हूं फिर से, आपको चाहिए तो आप सेपरेटली मत बनाना, आप इसमें ही बना सकते हो। ये देखो, जब भी बॉडी ऐसे ऊपर जाती है ना, लुक एट इट, जब भी बॉडी ऐसे ऊपर जाती है तो इसके ऊपर आप याद रखो दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा इधर ऐसे, और दूसरा एक लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, देखो Yes. अगर इमेजिन करो, इमेजिन करते हैं कि ये जो बॉडी है ना उसने s मीटर कवर किया डिस्टेंस, ऐसा देखो, ऐसा डिस्टेंस उसने s मीटर कवर किया ऐसे। तो ये पूरा जो s पाथ है, s इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, पूरे s पाथ में फ्रिक्शन ऐसे ही लगता रहेगा। आई थिंक ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। Yes. हाँ, तो अभी देखो करना क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। हमको ये टोटल हाइट कितने तक पहुंचा है वो निकालनी है ना, ठीक है? तो देखो, सबसे इजी तरीका आपको बताता हूँ। यू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम,
आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेकिन सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। एक पॉइंट इनिशियल होगी, दूसरी पॉइंट फाइनल होगी। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट नहीं है, इनिशियल और फाइनल 2 पॉइंट्स नहीं है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लग सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये जहां से बॉडी ने स्टार्टिंग किया ना, जर्नी का स्टार्ट हुआ, उसको मैं ले लेता हूँ इनिशियल पॉइंट, और ऊपर जाके बॉडी कहीं पे स्टॉप हो जाएगा ना, ऊपर जाके, तो जहां पे स्टॉप हो गया वो फाइनल पॉइंट है। तो ध्यान रखो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं क्या लगाने वाला हूं अभी, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, सो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय वी थ्योरम। समझा क्या वी थ्योरम? Yes. हाँ, तो वर्क एनर्जी हम यही कहते हैं ना, वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ऐसा लिखता हूँ, डेल्टा के ई। ये डेल्टा के, ये लिखा है डेल्टा के मतलब वही हुआ, चेंज इन किनेटिक Change एनर्जी। in time. अब एक बात बताओ, इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पहले वो प्लीज फाइनलाइज करो। Friction, और Friction gravity. and gravitational Frictional. force. हाँ, जो सर ने दिखाया उतने ही होंगे ना, सर ने दिखाए 2 दिखाए तो 2 ही होंगे। एक और फोर्स है, वो तुम बताओ कौन सा होगा। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन होगा ना ग्राउंड से। देखो ऐसा है, देखो ये Yes. जो Yes. इंक्लाइन प्लेन है ना, इंक्लाइन प्लेन ऐसा नॉर्मल रिएक्शन देगा। एक और फोर्स है जो मैंने पहले नहीं दिखाई, ये एन, नॉर्मल फोर्स दिख रहा है। Yes. लेकिन ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये जो फोर्स है और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, व्हाट्स द एंगल बिटवीन दिस एन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट? 90 degree. 90 degree. डिस्प्लेसमेंट ऐसा है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स ऐसा है, तो 90 डिग्री। आपको याद है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री के एंगल है तो वर्क डन 0 होता है। Yes. 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 होता क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क नहीं करता है। लेकिन मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये देखो वर्क डन टोटल को आप ऐसे लिखोगे, ये देखो पहले तो लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, फिर प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो। ये देखो तीनों लिख दिया मैंने। इट्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक को ऐसे लिखेंगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल, बराबर। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी पे आ जाते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बस स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालें वगैरह। मैं वही तरीका बता देता हूँ। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है ना, Yes. 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 तो मतलब ये एक्चुअली में क्या हो गया, इज इट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया ना ये तो, Yes. Yes. ठीक है। तो इसको आप क्या करो, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पे आते हैं। देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स ये है एफ के, और Yes. डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट एस है, S. ये देखो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, दोनों में 180 डिग्री का एंगल है, Yes. इसलिए ये माइनस एफ के एस आएगा। ये क्या पता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ माइनस एफ के एस, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको बताया 0 होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी में आप कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी है। वर्क डन बाय ग्रेविटी को आप उस तरफ शिफ्ट कर दो। अब एक बात बताओ, के फाइनल कितना है, इस बॉडी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0, 0. क्योंकि बॉडी स्टॉप हो गया ना ऊपर जाके। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं ये लिखता हूँ माइनस, इनिशियल को मैं ऐसे लिखता हूँ हाफ एम यू स्क्वायर, और इधर माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी भी इधर आ गया, देखो माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। एक बार बताओ, यहाँ पे है माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब ये है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ना, Yes. Yes. माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, Mg. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Change in Yes. potential. Potential. तो फिलहाल मैं इसको चेंज इन पोटेंशियल लिखता हूँ, मतलब मैं इसको लिखता हूँ डेल्टा पीई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी है माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, देख लो ये पूरा इक्वल माइनस एफ के एस। यहां तक समझा क्या? देखो पहले Yes. ये पूरा नोट डाउन कर लो, कुछ लिखना है तो लिख लो पहले। डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा टाइम लगेगा, आप देखो आराम से आप भी कर पाओगे, ये सब चीजें इजी है।
ओके डन, Yes, sir. ठीक है। एक काम करो अभी, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो एफ के लिखा है, एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ना, Yes. Yes. तो काइनेटिक फ्रिक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू के इंटू एन, याद करो Yes. Yes. साथ में एस हो गया, इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर, और उसके साथ है चेंज इन पोटेंशियल था ना डेल्टा पीई। डेल्टा पीई को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ फाइनल चेंज इन पोटेंशियल जी, ग्रेविटी फोर्स ही लग रहा है ना बॉडी में, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी है ना। Yes, gravity. ग्रेविटी के प्रेजेंस में याद करो चेंज इन पोटेंशियल ही वही होता है, एमजीएच ही होता है। Yes. MG. Yes. यहाँ पे भी आप कर सकते हो, देखो देखो इवन दो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इवन दो देखो बॉडी ऐसे से ऐसे गया है, लेकिन आपको याद होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। देखो बॉडी ऐसे गया है, बट वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, कोई भी पाथ से जाए सेम ही वर्क डन होता है ना। एक बात बताओ, अगर बॉडी ऐसे गया है, देखो ऐसे, तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटी तो सेम ही होगा ना। Yes. Yes. तो जब बॉडी देखो ऐसे जाएगा ना, जब बॉडी ऐसे जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएगा ना, तो ग्रेविटी कोई वर्क नहीं करती है, और जब बॉडी से ऊपर जाती है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी याद है माइनस एमजीएच होता है। Yes. Minus mg. Yes. कोई भी पाथ फॉलो करो, चेंज इन पोटेंशियल जो है ना वो एमजीएच ही रहेगा, अगर ग्रेविटी फोर्स है तो। ये देखो ना, क्योंकि बॉडी ऊपर गया है अल्टीमेटली, तो चेंज इन पोटेंशियल यही होगा एमजीएच। पोटेंशियल आपको मालूम है एमजीएच गेन होगी जब बॉडी ऊपर जाता है, तो एमजीएच ही लेना है, ठीक है। ओके अब देखो ये माइनस म्यूकी की वैल्यू कितनी दी है मैंने आपको, 0.2 दी है शायद। 0.2. देखो एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है क्या, ये जो एन क्या होता है, Yes. Normal. Normal. देखो जब भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होता है ना, ये देखो स्क्रीन पे, जब भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होता है ना ऐसे, याद रखो ऐसे एमजी लगता है। इस एमजी को मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व करूंगा, ऐसा और ऐसा, याद है। Yes. Yes. तो हमेशा ये एंगल जो है ना, ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा होती है, सेम एज दिस। एक बार मैंने स्केलर वेक्टर्स में भी बताया था ये चीज, Yes, ये sir. हमेशा mg cos थीटा होता है, और ये जो थीटा, कंपोनेंट वो mg हमेशा sin mg थीटा। sin थीटा। Sin theta. और देखो ऐसा होता है नॉर्मल रिएक्शन। mg अब cos आपको theta मालूम है और ये जो normal ब्लॉक है ना, cancel करें। वो ये जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चल सकता है आगे पीछे, लेकिन ये ब्लॉक कभी ऐसे जाएगा क्या, ऐसा, ये देखो ऐसा। No. No. तो बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर वो मूव करता है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा ना, ये डायरेक्शन में। इसका Yes, मतलब है नहीं जाएगा। एन किसको बैलेंस करता होगा, mg mg cos cos थीटा। theta। MG mg cos. cos theta. याद रखो इंक्लाइन प्लेन पे हमेशा ऐसा होता है कि n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये n है ना, उसको आप ऐसा लिख सकते हो mg cos थीटा, और s क्या है, s डिस्प्लेसमेंट है। s को भी मैं चेंज करूंगा, ये देखो बॉडी ने सपोज यहाँ पे ऐसे s मीटर कवर किया, देखो ये, और ये h है बराबर, जो हाइट, और ये थीटा है। अगर आप यहाँ पे आप साइन थीटा अप्लाई करोगे, साइन थीटा h अपॉन s होगा, देखो। Yes. 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 तो s को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं h अपॉन साइन थीटा ना। Sin theta. H. तो ये जो s है ना डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं लिखूंगा h अपॉन साइन थीटा। ये देखो ये सब मैंने किया, समझा ये, Yes. इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और उसके बाद है प्लस एम जी एच। तो ये अगला स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो। तब देखो दोनों साइड से एम कट हो जाएगा, देखो जी का वैल्यू हम लोग 10 लेंगे, चलो जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो ये देखो 0.2 इंटू ये जी कितना होगा, 2। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 इंटू 0.2 2। अब देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 थीटा होता है ना, h अपॉन 10 थीटा हो जाएगा, देखो इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एच, ठीक है। हाँ, सो माइनस 2h 10 थीटा, थीटा मैंने आपको 30 डिग्री दिया है आई थिंक, राइट। Yes. ये देखो 10 ऑफ 30 Yes. डिग्री हो जाएगा, 10 30 कितना होगा, √3 की 1/√3। 1 by. 1 by root 3. यू दिख रहा है, यू इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, ये बॉडी की यू क्या थी, इनिशियल Yes. वेलोसिटी Initial. Initial. per second. 10 मीटर पर सेकंड दिया मैंने, यू आपका 10 रहेगा, तो 10 का स्क्वायर 100 100. प्लस ये जी को आप Sir, 10 ले लो प्लस 10h।
दिख रहा है खाली इसमें देखो पूरे टर्म्स में h ही खाली मिसिंग है क्या? Yes. हाँ तो h मिलेगा ना इसमें से. अब इसको ऊपर पास करो. इट इज माइनस 2√3h इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10h. ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, इसको इधर शिफ्ट करो. आपको आएगा 10 प्लस 2√3 इंटू h इज इक्वल टू 50. h मिलेगा 50 डिवाइड बाय 10 प्लस 2√3, isn't it? देखो इतने हाइट तक बॉडी जाएगा और उसके बाद अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा. इतना लंबा चौड़ा काम क्यों हुआ पता है? क्योंकि बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लग रहा था. कौन सा वाला? फ्रिक्शन ना. Yes. Yes. अगर सपोज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, सपोज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, खाली ग्रेविटी है और नॉर्मल रिएक्शन है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा ना वो सारे, तो मैं वो यूज करता. टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टोटल एनर्जी फाइनल, उसको यूज करते फिर हम लोग. याद है? Yes. सर जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड पर लिया ना? हाँ, जी का वैल्यू मैंने 10 ले लिया है यहाँ पे इजी करने के लिए. स्टूडेंट ये लास्ट में जो है ना, ये कैलकुलेशन आगे सॉल्व मत करो. मैंने ये जो प्रॉब्लम है ऐसे ही रैंडमली बना दिया, अभी माइंड में बनाया और आपको दे दिया. एग्जाम में वो नंबर्स आपको ऐसे देंगे कि लास्ट में ये डिवीजन बहुत इजीली हो जाएगा और आपको प्रॉपर एच का वैल्यू आ जाएगा. ये प्रॉब्लम मैंने अभी भी बना लिया तो वैल्यूज मैंने कुछ भी ले ली है ना, इसलिए एच ऐसा आ रहा है. आपको एग्जाम में प्रॉपर एच आ जाएगा. डिवीजन विल नॉट बी डिफिकल्ट, डोंट वरी. इज इट ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes. स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर इस प्रॉब्लम में अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सपोज फ्रिक्शन नहीं लग रहा है बॉडी पे, बॉडी स्मूथ प्लेन के ऊपर है, फ्रिक्शन नहीं है, तो आपको क्या लगता है जिस हाइट तक वो पहुंचा है अभी बॉल, उससे और ज्यादा हाइट तक जाता क्या अगर फ्रिक्शन Yes. नहीं होता तो? यस. Yes, जाता और. सो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ. ठीक है, होमवर्क ये है कि आप इस प्रॉब्लम को वापस करोगे बाय अज्यूमिंग कि फ्रिक्शन नहीं है, तो वो आप हाइट कैलकुलेट करोगे. आप कैलकुलेट करके देखना जो दूसरी हाइट आएगी विदाउट फ्रिक्शन, जो हाइट आएगी ना वो ज्यादा आएगी इस हाइट से ना. तो एक काम करो, टेक वन क्वेश्चन एज अ होमवर्क. ऐसा लिखो, इन द अबव प्रॉब्लम इफ द फ्रिक्शन इज एब्सेंट देन कैलकुलेट द हाइट रीच्ड. ऐसा लिख दो, इन अबव प्रॉब्लम इफ द फ्रिक्शन इज एब्सेंट. फ्रिक्शन एब्सेंट है मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है, मतलब खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है. Then calculate the maximum height reached by the body. कर पाएंगे क्या? ट्राई करेंगे? Yes. एक आपको हिंट दे देता हूं ना मैं. हिंट यही है कि आप वो लगाना फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, उससे हो जाएगा. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट. हाँ क्या? एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना. हाँ लिखो क्वेश्चन. इन द अबव प्रॉब्लम, in the above problem, if the friction is absent, if the friction is absent, then find the maximum height reached by the body. Find the maximum height reached by the body. देखा सबने? यस. ये भी नोट डाउन हो गया पूरा जो स्क्रीन पे है? Yes. Wait. हो गया? Hello, sir. हाँ बोले. Sir, can you take the page backwards? More, sir. Actually, that derivation. Derivation ये part. वाला? Yes. हाँ तो फोटो ले लो पहले इसका. Yes, sir. Thank you. और चाहिए ये वाला? Yeah, sir. Thank you. ठीक है. Yes, sir. ओके, आई होप स्टूडेंट ये क्लियर है पूरा. यस. Yes. ओके सो इसके साथ देखो वर्क और एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ. आगे चल के हम लोग एक लेक्चर रखेंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे.
ठीक है। Yes, आज sir. लेकिन मैं अभी ये चैप्टर में अभी भी थियरी बाकी है काफी बड़ा चैप्टर है, इट कंटेन लॉट ऑफ थियरी, और एवरीडे 1 आवर हो रहा है ना, तो इसलिए लंबा भी लग रहा है काफी। अभी भी इस चैप्टर में 2-4 टॉपिक्स बाकी हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, आज मैं खाली उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक का, अगले लेक्चर में उसको डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये है कोलिजन्स। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू, कोलिजन्स। कोलिजन क्या होता है आपको मालूम है? जब दो बॉडी आपस Yes. में टकरा जाती है उसको कोलिजन बोलते हैं क्या? Yes. Yes, sir. Yes. हाँ, एक बात बताओ, जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ कोलिजन, मतलब आपको ऐसे दिमाग में आता होगा कि दो बॉडी आपस में टकरा जाती है, उसको कोलिजन Yes. बोलते हैं। तो जब दो बॉडी टकराती हैं तो वो एक Yes. दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आती है क्या? मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को टच करती है क्या? Yes. Yes. तो अगर आप किसी भी कॉमन मैन को बोलोगे ना कि दो बॉडीज में कोलिजन हुआ, तो वो मानेगा कि दोनों में फिजिकल कांटेक्ट हुआ रहेगा दोनों बॉडीज में। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोलिजन जब होता है, फिजिकल कांटेक्ट की कोई नीड नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोलिजन कुछ और चीज को बोलते हैं। तो व्हाट इज अ कोलिजन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोलिजन क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। ये देखो, सपोज ये एक बॉडी है जो ऐसे मूव कर रही है, देखो, हाँ, इस बॉडी का मास m है और इसका वेलोसिटी u है। यहां पर एक दूसरा बॉडी भी है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अगर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज दो बॉडीज के ऊपर सेम चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। रिपल्शन की वजह से क्या हुआ? रिपल्शन की वजह से ये जो बॉडी आ रही थी ना ऐसे, एनीबडी टेल मी, ये जो बॉडी आ रही है इसका लीनियर मोमेंटम कितना है मालूम है? लीनियर मोमेंटम M1U1. M1U1. वन दिख रहा है आपको? वन m इंटू यू ना? MU. M हाँ, और लीनियर मोमेंटम को डायरेक्शन भी होता है, ये डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है, ये डायरेक्शन में। Yes. तो उसके बाद क्या होगा? सपोज ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, बाय चांस यू कैन फील दैट दे आर रिपेलिंग ईच अदर। रिपल्शन की से क्या हुआ? ये बॉडी थोड़ा आगे जाके यहाँ पे स्टॉप हो गया, और अभी भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना। तो सपोज ऐसा कुछ हुआ कि ये बॉडी स्टॉप हो गया और फिर ये वापस इसे रिटर्न बैक हो गया, स्टॉप हुआ और रिटर्न बैक हो गया। तो एक बात, अगर ये रिटर्न बैक हो गया मतलब इसका मोमेंटम चेंज होके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना अभी, तो Yes. Yes. इसका मोमेंटम चेंज हुआ ना, ठीक है। Yes. क्यों चेंज हुआ पता है? क्योंकि दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही थी, रिपल्शन फोर्स की वजह से वो स्टॉप हो गई और रिटर्न बैक चली गई। तो एक बात बताओ, यहाँ पर दोनों के बीच में सपोज फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से एक बॉडी स्टॉप हो गई और फिर रिटर्न बैक चली गई। इसको भी कोलिजन बोल सकते हैं। देखो, जब दो बॉडीज में सच में कोलिजन होता है, दोनों बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आती है, तो क्या करती है फिजिकल कांटेक्ट में आके? इज इट दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर? Yes. Yes. फिजिकल कांटेक्ट में आने से क्या होता है? फोर्स लगाती है एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पर भी देखो, ये दोनों बॉडी एक दूसरे की कांटेक्ट में नहीं आई है, फिर भी एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन फोर्स लगा रही है सपोज। ओके, उसके बाद क्या होता है? जब दो बॉडी टकरा जाती है तो पता है वो सब, देखो ये देखो, दो बॉडी से टकरा जाती है, टकराने के बाद उनके डायरेक्शन बदल सकते हैं। जो बॉडी आ रही थी वो ऐसा हो सकता है कभी वापस चली जाती है टकराने के बाद, या डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी देखो बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है टकराने की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोलिजन में क्या होता है? दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, उस फोर्स से उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है बॉडीज का। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कोलिजन। कोलिजन में अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर मैं जाऊं ना, तो फिजिकल कांटेक्ट की कोई नीड नहीं रहती। अगर फिजिकल कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, दोनों चलता है, ठीक है। आपने 10th में वो पढ़ा है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल का? Yes. 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 11th में भी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग। उसमें बाद अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल पे जाते हैं, कुछ ऐसा अल्फा पार्टिकल थे वो बेंड होके वापस चले आते हैं, ऐसा कुछ था क्या? Yes. 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 उसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गोल्ड न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हुआ है। भले वो सच में एक दूसरे के टच में नहीं आए होंगे, बट कोलिजन है वो, ठीक है। आज मैं आपको देखो कोलिजन का डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन। हाँ, इसमें लिखो, द प्रोसेस of change of momentum of the two bodies
the process of change of momentum of the two bodies when the two bodies exert force on each other, when the two bodies exert force on each other with or without physical contact, with or without physical contact, comma, is known as collision, is known as collision. ठीक है, तो आपने क्या लिखा है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालती हैं, कांटेक्ट हो भी सकता है बॉडी में या नहीं कांटेक्ट भी हो सकता है, एक दूसरे पे फोर्स डालती है और फोर्स से उनका क्या चेंज हो जाता है, फोर्स लगने से मोमेंटम, Moment. इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोलिजन. समझा क्या कोलिजन? यस सर. हाँ, बस 2 मिनट और है. कोलिजन में भी कुछ टाइप्स होते हैं, मैं कोलिजन के टाइप्स आज बता देता हूँ. लुक एट दिस. कोलिजन 2 टाइप का होता है, ठीक है. एक होता है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन मतलब आपका हेड ऑन होना चाहिए, हेड ऑन कोलिजन. और दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक. हेड ऑन कोलिजन और दूसरा ऑब्लिक कोलिजन. अब दोनों में खाली फर्क क्या है छोटा सा बता देता हूं. हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, लुक एट दिस. एक बार बताओ स्टूडेंट, कोलिजन के लिए एटलीस्ट 2 बॉडीज तो चाहिए ना आपस में. तो यस. देखो ये सब ये 2 बॉडीज है, देखो ठीक है. अब जब अगर ये बॉडी दोनों बॉडी रेस्ट पे है तो मोशन ही पॉसिबल, तो कोलिजन पॉसिबल नहीं है. कोलिजन के लिए दोनों मूविंग होनी चाहिए ना, एटलीस्ट Yes. एक तो मूव होनी चाहिए. ये देखो, सपोज ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये जो पहली बॉडी है ना, पहली बॉडी इस डॉटेड लाइन के ऊपर मूव कर रही है. फर्स्ट बॉडी इज मूविंग ऑन दिस लाइन. सेकेंड बॉडी भी सपोज मूव कर रही है, वो भी इसी लाइन पे मूव कर रही है, ऐसे. ये देखो, एक बात बताओ, इज इट दोनों का जो मोशन है वो एक ही लाइन के ऊपर है ना? यस. Yes. अगर ये आपस में भी टकरा जाएंगी ना, सपोज ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड हो गई, तो ऐसे कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन कहते हैं. हेड ऑन कोलिजन में बॉडी, दोनों बॉडीज एक ही लाइन में मूव करती हैं और एक ही लाइन में मूव करते करते एक दूसरे से टकरा जाती है, इसको हेड ऑन कहते हैं. मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो, इज इट वन डायमेंशनल कोलिजन ना, एक ही लाइन में घूम रहे हैं ना, Yes. वन डायमेंशनल है, उसको क्या बोलते हैं, हेड ऑन. ठीक है, उसमें अगर सिंपल वर्ड में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, बोथ द बॉडीज मूव्स इन अ सेम लाइन, दोनों बॉडी एक ही लाइन में मूव करती है. अच्छा, ऑब्लिक कोलिजन क्या है, देखो अगर एक बॉडी, देखो सपोज ये जो बॉडी है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी बॉडी ऐसे, दोनों अलग अलग लाइंस में मूव कर रही है क्या? Yes. लेकिन चांसेस है क्या कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कोलाइड हो जाएंगे? Yes. तो अगर ऐसा हुआ तो इसको ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं. इन द ऑब्लिक कोलिजन, बॉडी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट लाइंस दे कोलाइड विथ ईच अदर. ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम्स आप बना लेना. सो टुडे आई गेव यू इंट्रोडक्शन ऑफ कोलिजन, बाकी नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल में करेंगे फिर. सर अट्रैक्शन भी एक कोलिजन है ना? अट्रैक्शन क्या बोल रहा है, अट्रैक्शन? यस. अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो उस अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे के नजदीक आती जाएंगी और फिजिकल कांटेक्ट हो जाएगा दोनों के बीच में. जब फिजिकली कांटेक्ट होगा तो वो दोनों एक दूसरे के फोर्स एक्सर्ट करेंगी और उस फोर्स से उनका ये मोमेंटम चेंज हो जाएगा. बाकी अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन कोलिजन नहीं होता है, अट्रैक्शन की वजह से कोलिजन हो सकता है दो बॉडीज के बीच में. यस. सर दोनों का डेफिनेशन दो. सर एक एक करके पूछो, क्या पूछना है? सर ऑब्लिक कोलिजन स्पीड पे डिपेंड है. ऑब्लिक कोलिजन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. ऑब्लिक कोलिजन में अलग अलग डायरेक्शन से आके बॉडीज टकरा जाती हैं तो उसको ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं. सर पर अगर एक का स्पीड कम रहेगा तो कोलिजन होने का चांसेस भी कम रहेगा. अरे कोलिजन हुआ ही नहीं तो ठीक है ना, लेकिन अगर हुआ तो फिर उसको ऑब्लिक बोलेंगे ना. हाँ. ठीक है, नेक्स्ट टाइम और क्लियर करता हूं मैं स्टूडेंट. ओके, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम देन. यस. Okay, sir.
सर इसका डेफिनेशन नहीं है? हाँ? इसका डेफिनेशन दो ना। नहीं नहीं, हेड ऑन और ऑब्लिक का बोल रहे हो? नहीं, इसका कुछ खास डेफिनेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा टाइप याद रखना है कि ये 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेशन नहीं है इनका कुछ भी खास। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू, हाँ? ओके। Yes, sir.